किसी राज्य के छोटे से गांव में शंभुनाथ नाम का किसान रहता था। शंभुनाथ के ललित और लखन नाम के दो बेटे थे। ललित बड़ा था, लखन छोटा था। लखन जहां अपने पिता शंभुनाथ के साथ मेहनत से उनके काम में हाथ बटाता था, तो वहीं पर ललित हमेशा घर पर आराम करता रहता था। एक दिन शंभुनाथ ने ललित से कहा, ललित बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तो मेरे साथ खेतों में खूब मेहनत करता है, मगर मैं देखता हूँ कि तुम दिन भर घर में आराम करते रहते हो। कल को तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी संतान होगी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर अपने परिवार का पेट कैसे भरोगे? ललित बोला, क्या पिताजी, आप क्या बोलते हैं? पिताजी, मेहनत करके क्या होगा? अगर मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो मुझे कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। सब भाग्य का खेल है पिताजी। वरना ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन मेहनत में गुजार देते हैं, मगर गरीब के गरीब ही रहते हैं। शंभुनाथ ने ललित को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो फिर गांव में तुम्हें कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा। यह सुनकर ललित ने कहा, देखिए पिताजी, मैं आपकी तरह अपना जीवन खेत में हल चलाते हुए तो बिताना नहीं चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब भी आपके पास केवल 2 ही बीघा जमीन थी, और आज भी आपके पास केवल 2 ही बीघा जमीन है। मैं कुछ बड़ा करूँगा। शंभुनाथ ने फिर कहा, अरे बेटा, कुछ बड़ा करने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। ललित समझने को तैयार ही नहीं था। वह बोला, देखिए पिताजी, जिस दिन मेरे जीवन में भाग्य का द्वार खुलेगा, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि मैं इतना धनवान हो जाऊंगा कि मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंभुनाथ निराश मन से अपने खेतों में चला गया। शंभुनाथ को निराश देखकर उसका छोटा बेटा लखन बोला, पिताजी, आज आपका चेहरा फिर से बता रहा है कि आपने भैया से आज फिर से काम की बात की है, और हमेशा की तरह भैया ने आपको भाग्य का पाठ पढ़ा दिया है। क्यों, सही बोला ना? उदास शंभुनाथ ने कहा, हाँ बेटा, कभी कभी मुझे चिंता होती है कि मेरी बाद ललित का क्या होगा। लखन बोला, हाँ समझता हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए पिताजी, सब सही होगा। अगले दिन शंभुनाथ लखन के साथ खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया पहुंचा। मुखिया को देखकर शंभुनाथ बुरी तरह चौंक पड़ा और बोला, मुखिया जी, आप इस गरीब के घर पर? सब ठीक तो है? मुखिया ने कहा, शंभुनाथ, तुम तो जानते ही हो कि मेरा कोई पुत्र नहीं है सिवाय एक पुत्री के, और अब मेरी पुत्री कविता विवाह के योग्य हो गई है। तुम तो जानते ही हो कि मैं और मेरी पत्नी अब बूढ़े हो चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर शंभुनाथ ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? मुखिया ने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा बड़ा पुत्र ललित बहुत ही ज्यादा पसंद है, और कविता भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करती है। अब मैं अपनी पुत्री कविता का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहता हूँ। शंभुनाथ ने कुछ चिंतित स्वर में कहा, मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि ललित कोई काम नहीं करता है। शंभुनाथ की बात सुनकर मुखिया एकदम से बोला, हाँ तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अरे मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी बिटिया और दामाद का ही तो होगा, और किसका होगा, बताओ भला। कुछ ही दिन के बाद ललित और फिर शंभुनाथ भी शादी के लिए मान गया, और कुछ ही दिनों के बाद ललित और कविता का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिनों के बाद मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति कविता और ललित के नाम पर कर दी और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर ललित अपने पिता से बोला, देखा पिताजी, भाग्य का खेल। मैं कोई काम नहीं करता था, मगर भाग्य का खेल देखिए,
मुझे कविता जैसी सुंदर पत्नी भी मिली और मुखिया जी की सारी संपत्ति भी। शंभुनाथ ने यह सुनकर कहा, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा भला सोचना मेरा काम है। लेकिन बेटा, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, वह चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे अपना सब कुछ गंवाना ही पड़ता है। पर हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता है। मेरी बात यह याद रखना। अपने पिता की बात सुनकर ललित हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद लखन का विवाह भी पारुल नाम की एक गरीब कन्या से संपन्न हो गया। लखन के विवाह के बाद शंभुनाथ बीमार रहने लगा और कुछ ही दिनों के बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपने पिता के जाने के बाद लखन और मेहनत करने लगा तो वहीं ललित हमेशा अपने कमरे में आराम करता रहता। कुछ दिनों के बाद कविता और पारुल दोनों ही गर्भवती हुई। अपने भाई को दोनों हाथों से धन लुटाता देखकर एक दिन लखन ललित से बोला, भैया, क्या कर रहे हो आप? जिस तरह से दोनों हाथों से धन लुटा रहे हो ना, मुझे इस तरह से आपका भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। ललित गुस्से में बोला, लखन, अपने काम से काम रखो। पिताजी भी हमेशा मुझे नसीहत देते थे, मगर देखो क्या हुआ। अरे मैं कुछ भी नहीं करता, मगर फिर भी मेरे पास तुमसे अधिक धन है और तुम दिन भर 2 बीघा जमीन पर कड़ी धूप में हल जोतते हो, तब भी तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती। अरे अगर मैं उस जमीन में से अपने हिस्से का 1 बीघा जमीन वापस मांग लूं तो हो सकता है कि तुम 2 वक्त का पेट भर के भी भोजन ना पाओगे और बड़े आए हो मुझे नसीहत देने। लखन बोला, भैया, जमीन में से 1 बीघा जमीन आपकी है, यह बिल्कुल सही बात है। आप चाहे तो खुशी खुशी रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं 1 बीघा जमीन पर ही मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। इतना बोलकर लखन चुपचाप घर से बाहर निकल गया। कुछ ही समय के बाद ललित की पत्नी कविता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वहीं लखन की पत्नी पारुल ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। यह देखकर ललित लखन का मजाक उड़ाते हुए बोला, देखा लखन, बात वहीं घुमा फिरा कर भाग्य पर आ ही जाती है। देखो मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और तुम्हें सिर्फ एक पुत्री हुई। यह सुनकर लखन ने कहा, भैया, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, मुझे बेटी होने से कोई आपत्ति नहीं है। ललित फिर बोला, अरे कभी सोचा है कि जब तुम्हारी यही बेटी बड़ी होकर विवाह के योग्य हो जाएगी तब तुम उसका विवाह कैसे करोगे? सोचा है कभी? तब तुम उसके लिए दहेज का इंतजाम कैसे करोगे? लखन ने बड़ी ही सरलता से कहा, भैया, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। ललित ने कहा, मेहनत पर भरोसा? अरे इंसान की सारी मेहनत भाग्य पर टिकी होती है। समय ऐसे ही बीतता रहा और कुछ ही वर्षों के बाद लखन की पत्नी पारुल लखन से बोली, हमारी बेटी 5 वर्ष की हो गई है, परंतु आप तो जानते ही हैं कि बेटियां कितनी जल्दी जवान हो जाती हैं। लखन ने पारुल की बात सुनकर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो भाग्यवान? पारुल बोली, मैं देखती हूँ कि आप अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल भी आपके खेतों में ही होती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फसल को गांव के जमींदार को बेचने के बजाय राज्य में क्यों नहीं बेचती? मुझे विश्वास है कि आपकी फसल राज्य में बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी। लखन ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो। कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही बातें चल रही हैं। अगले दिन लखन अपनी फसल काटकर बैलगाड़ी पर लाद कर राज्य ले गया। वहां उसकी फसल बहुत अच्छे दामों में बिक गई। वह सोचने लगा, पारुल ने सच कहा था। गांव वापस जाकर लखन सोने की मुद्राएं पारुल को पकड़ाते हुए बोला, अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था भाग्यवान। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी फसल राज्य में इतने अच्छे दामों पर बिकी है।
इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो मैं वर्षों में भी नहीं कमा पाता था। पारुल ने लखन को समझाते हुए कहा, एक किसान भी बहुत अच्छा और सफल व्यापारी बन सकता है। अब आप फसल राज्य में ही जाकर बेचा करिएगा। लखन भी खुशी से बोला, हाँ, तुम सही कहती हो। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद से लखन अपने खेतों में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसके खेतों में फसल और भी अच्छी उगने लगी। लखन उस फसल को राज्य में बेचता था। कुछ ही वर्षों में लखन के पास 24 बीघा जमीन हो गई थी। लखन की गिनती अब राज्य के अच्छे व्यापारियों में होने लगी थी। उसका मान सम्मान भी बढ़ गया था। समय ऐसे बीतता रहा। लखन की बेटी कोमल अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। कोमल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी थी। कोमल पूरा दिन जंगल में बिता देती, तो वहीं ललित का बेटा रोहित दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता था। एक दिन लखन ने कहा, बेटी कोमल, अब तुम बड़ी हो गई हो, तो तुम्हारा जंगल में दिन भर रहना सही नहीं है। यह सुनकर कोमल ने कहा, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे जड़ी बूटियों से कितना प्रेम है। तभी पारुल मुस्कुराते हुए बोली, हमारी बिटिया सही कहती है। जानते हैं कि अभी 3 दिन पहले मौसी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। यहाँ तक कि गांव के सबसे बड़े वैद्य ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तब हमारी बिटिया जंगल से पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी तोड़कर लाई और उसे ही उसने वह जड़ी बूटियां मौसी को खिलाई। मौसी स्वस्थ हो गई। यह देखकर तो वैद्य जी भी बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। लखन कोमल की तारीफ सुनकर खुश होकर बोला, कमाल की बात है, हमारी बिटिया इतनी ज्ञानी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। तभी वहां पर बड़ा भाई ललिता पहुंचा और लखन को मजाक उड़ाते हुए बोला, लखन, अपनी बिटिया को जंगल में जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करवाने की बजाय उसका ध्यान चूल्हे चौकों में लगवा दो भाई, क्योंकि विवाह के बाद तो उसे वही करना है ना। यह क्या करवा रहा है। तभी पारुल बोल पड़ी, देखिए जेठ जी, मुझे लगता है कि आपको मेरी बिटिया पर ध्यान देने के बजाय अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए, जो दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उसकी शिकायत ना आती हो। पारुल बड़े ही कठोर शब्द में बोली। ललित ने यह सुनकर कहा, अब लड़के तो इस उम्र में आवारागर्दी करते ही है। जब मैं अपने बेटे की उम्र का था तब मैं भी यही किया करता था और मेरे पिता भी मुझे हमेशा पाठ पढ़ाते रहते थे। लेकिन देखो, लखन दिन भर कड़ी मेहनत करता है और मैं आराम से अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करता हूँ, मजे करता हूँ। तब पारुल बोली, अगर मेरे पति अपना शरीर थकाते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ अपनी मेहनत के बलबूते कमाया भी है। पिताजी 2 बीघा जमीन छोड़ कर गए थे, मगर आज मेरे पति के पास 24 बीघा जमीन है। ललित हंसते हुए बोला, तुम्हारे पति ने वर्षों मेहनत करके 24 बीघा जमीन खरीदी है और मेरे ससुर ने कुछ ही क्षणों में मुझे 50 बीघा जमीन मेरे नाम कर दी थी, जो कि मेरे पुत्र रोहित की है। तो फिर उसे भला काम धंधा करने की क्या जरूरत है। इतना बोलकर ललित वहां से चला गया। ललित के जाते ही पारुल लखन से बोली, सुनिए जी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जब से मैं इस घर में विवाह करके आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि आपका बड़ा भाई आपका मजाक उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता। हमने अपने गांव में जो दूसरा घर बनवाया है ना, हम वहीं जाकर रहेंगे। लखन ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। लखन अपनी पत्नी और अपनी बेटी कोमल के साथ अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हुए दूसरे घर में रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ललित का बेटा रोहित जंगल में ऐसे ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे रखी हुई एक बहुत बड़ी पोटली पर पड़ी। उसने कहा, इस पोटली का कपड़ा तो राजमहल में ही उपयोग होता है, आखिर यह पोटली यहाँ क्या कर रही है। रोहित ने सोचा और जैसे ही पोटली खोली तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। रोहित ने देखा कि
उस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती रखे हुए थे। रोहित सोचने लगा कि इसमें तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती है। तभी रोहित की नजर कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। रोहित उस व्यक्ति को पहचानता था। रोहित अपने आप से बोला, यह तो राजगढ़ राज्य के महाराजा चंद्रकेत का मंत्री है। यह यहाँ पर क्या कर रहा है? रोहित ने देखा कि मंत्री के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था और मंत्री उससे धीरे से बातें कर रहा था। अरे, मैंने वर्षों से राजमहल से स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती चुराए हैं। तुम एक काम करो, इन्हें दूसरे राज्य के मेरे मामा को दे आओ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रोहित ने उनकी बातें सुन ली। इसका मतलब यह हुआ कि यह चुराया हुआ है। यह चुराया हुआ है तो फिर इस पर तो मेरा भी अधिकार हुआ। इतना कहकर रोहित ने उस पोटली को उठा लिया। अचानक मंत्री की नजर रोहित पर पड़ गई और वह कड़क आवाज में बोला, वहीं रुक जा लड़के, यह पोटली मेरी है। इसे ले जाने की गलती मत करना। रुक जाओ। रोहित ने कहा, मूर्ख, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। ये चुराया हुआ धन है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। मंत्री गुस्से से रोहित को घूरने लगा, मगर रोहित ने उसे नजरअंदाज कर दिया और पोटली को लेकर अपने गांव चला गया। मंत्री उस व्यक्ति से बोला, पता करो यह कौन है। इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। इधर रोहित उस पोटली को अपने घर ले आया और उसे खोलकर अपने पिता ललित को दिखाने लगा। ललित ने पूछा, अरे, तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया? रोहित ने अपने पिता को सारी घटना विस्तार से बता दी और बोला, अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने सही किया ना? रोहित ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर मंत्री और राजा चंद्रकेत दो सैनिकों के साथ वहां पर आ पहुंचे। मंत्री राजा से बोला, यह देखिए महाराज, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि खजाने की बेशकीमती स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती किसने चुराए हैं। यह देखिए महाराज, चोर आपके सामने खड़ा है और आपके खजाने से चुराया हुआ धन भी सामने पड़ा हुआ है। इस चोर का नाम है रोहित। राजा चंद्रकेत ने क्रोधित स्वर में कहा, सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ललित राजा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐसा मत कीजिए महाराज, हमने चोरी नहीं की है। राजा ने फिर कहा, बकवास बंद करो। मन तो चाहता है कि इसके साथ साथ तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भी कारागार में डलवा दूं, लेकिन तुम दोनों बूढ़े हो चुके हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों कारागार में अपना बचा हुआ जीवन बिताओ। अपने बेटे को आखिरी बार देख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इसे सरेआम फांसी पर लटका दूंगा। लेकिन हाँ, इस जुर्म में तुम पति पत्नी भी बराबर के भागीदार हो। तुम्हें भी सजा मिलेगी और मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करता हूँ और यहाँ तक कि मैं तुम्हारा यह घर भी तुमसे छीनता हूँ। रोहित भी हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज ऐसा मत कीजिए। यह धन मैंने नहीं चुराया बल्कि मंत्री ने चुराया है। मैंने तो इसे जंगल से उठाया था। मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। राजा ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कर लड़के, एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। सैनिकों, ले जाओ इसे। सैनिकों ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। ललित और उसकी पत्नी कविता की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली और उन्हें उनके घर से ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। ललित अब सड़क पर आ चुका था। ललित रोते हुए अपने भाई लखन के घर पहुंचा और उसे सारी घटना बताने लगा। लखन ने ललित से कहा, अब भैया, बात ऐसी है कि अगर आप रोहित को बचपन से ही मेहनत करना सिखाते तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने तो अपने जीवन में खुद कभी मेहनत नहीं की। आप हमेशा भाग्य के सहारे ही जीते रहे और यही बात आपने अपने बेटे के दिमाग में भी डाल दी। अब आप क्यों रोते हो भैया? आप जैसा कहते हो वैसा ही तो हो रहा है। सब भाग्य का ही तो खेल है। ललित बोला, अरे, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है लखन। मुझे बगैर मेहनत किए सब कुछ मिल गया था, इसलिए मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की।
अगर मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देता, उसे तुम्हारी तरह मेहनती बनाता, तो आज मुझे यह दिन देखने नहीं पड़ते। लखन कहने लगा, ठीक है, बस अब चिंता मत करिए भैया। मैं अपनी बेटी कोमल के साथ कल महाराज से मिलने अपने भतीजे की बात करने के लिए अवश्य जाऊंगा। चुप हो जाइए, आप चिंता मत करिए। अगले दिन लखन कोमल के साथ राजमहल पहुंच गया। लखन राजा चंद्रकेत से कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक दासी राजा के पास आकर बोली, महाराज, आपकी पुत्री की तबीयत काफी बिगड़ गई है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। राज्य के सबसे बड़े वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यह सुनकर राजा चिंतित हो उठा और लखन और कोमल की ओर देखकर बोला, तुम दोनों कल आना, हम तुम्हारी गुहार कल सुनेंगे। तभी कोमल बोल पड़ी, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक बार आपकी बेटी को देख सकती हूँ? राजा ने कहा, लेकिन तुम मेरी बेटी को क्यों देखना चाहती हो? कोमल बोली, मुझे जड़ी बूटियों का बहुत ही अच्छा ज्ञान है महाराज। राजा चंद्रकेत ने आश्चर्य से कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बेटी को बड़े से बड़े वैद्य ठीक नहीं कर पाए, लेकिन तुम ठीक कर दोगी? कोमल बोली, जी महाराज। महाराज, जब आपकी बेटी के ऊपर किसी भी वैद्य की जड़ी बूटी असर नहीं कर रही, तो एक बार मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए। हो सकता है कि मेरी दी हुई जड़ी बूटी खाकर वह ठीक हो जाए। राजा चंद्रकेत कोमल और लखन को अपनी पुत्री के कक्ष में ले गया। कोमल ने देखा कि राजा की पुत्री पलंग पर लेटी हुई थी। कोमल ने उसका हाथ पकड़कर देखा। कुछ देर बाद राजा चंद्रकेत से बोली, महाराज, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कोमल वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह एक जड़ी बूटी लेकर वापस आई। कोमल ने जैसे ही जड़ी बूटी राजा की पुत्री को खिलाई, उसकी हालत में सुधार आ गई। यह देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। राजा चंद्रकेत ने कोमल की ओर देखकर कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे, हमारी पुत्री को बड़े से बड़े वैद्य ठीक नहीं कर पाए थे, लेकिन तुमने उसे ठीक कर दिया। शाबाश बेटी, मांगो, क्या मांगती हो? तब कोमल बोली, महाराज, आपने कुछ दिन पहले जिस रोहित नाम के युवक को बंदी बनाया है, वह मेरा भाई है। वह निर्दोष है महाराज। दोषी कोई और नहीं बल्कि आपका मंत्री है। एक बार आप उससे अपने तरीके से पूछिए, मुझे विश्वास है कि वह सच्चाई उगल देगा। कोमल की बात सुनकर राजा चंद्रकेत गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। राजा तुरंत अपने मंत्री के पास गया और अपनी तलवार निकालते हुए बोला, सीधे तरीके से बता दो, दोषी कौन है, तुम या रोहित? मुझे सच्चाई का पता लग चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। राजा चंद्रकेत का यह रूप देखकर मंत्री डर गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा चंद्रकेत ने मंत्री को उसी समय कारागार में डलवा दिया और रोहित को आजाद कर दिया। फिर राजा चंद्रकेत ने लखन और कोमल को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती देते हुए कहा, मेरी तरफ से यह तुम दोनों का इनाम है। लखन, कोमल और रोहित ढेर सारा धन घर लेकर लौट आए। घर पर आने के बाद ललित अपने छोटे भाई से बोला, हाँ, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है पिताजी। सही कहा करते थे कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, वो चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे सब कुछ गंवाना ही पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता है। ललित की बात सुनकर लखन मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद ललित सुधर गया और मेहनत करने लगा। साथ ही साथ अपने बेटे को भी मेहनत करना सिखाया। अब दोनों बाप बेटे बहुत मेहनती हो गए और उनका भी जीवन सुधरने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।